गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था? कंपनी के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह की होती है? तो इसमें सबसे पहले कंपनी आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। नए पेज पर करेंगे और थोड़ी जगह छोड़ने के बाद, लगभग 7-8 लाइनों की जगह छोड़ने के बाद में पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी which is not a private company। एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? वो पब्लिक कंपनी है। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी ऐसे लिख दे, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। ऐसा तो नहीं होगा। तो एक्ट ने क्या किया हुआ है कि एक डेफिनेशन, जब भी कोई ऐसी डेफिनेशन होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के लिए, तो उसमें एक डेफिनेशन को अच्छे से बता देते हैं और दूसरी को कम डिफाइन करते हैं। तो कंपनी एक्ट में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन कर दिया और उसके बाद बता दिया कि जो प्राइवेट नहीं है वो कौन सी कंपनी है? ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक है। तो प्राइवेट कंपनी को अच्छे से डिफाइन कर दिया कि प्राइवेट कंपनी क्या है। अ कंपनी विच कंसिस्ट following restrictions in its article of association। एक कंपनी जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये कंडीशन रखे। अच्छा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी क्या लिखेंगे इसका मतलब, दिस इज द रूल बुक। ये कंपनी की क्या होती है? रूल बुक होती है। हर कंपनी को कुछ रूल्स में रहकर काम करना पड़ता है। वो रूल्स क्या है? वो कहां लिखा होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, कुछ लिमिट लगानी पड़ेंगी। वो लिमिट क्या होगी? सबसे पहली लिमिट, हमारी कंपनी के मेंबर कभी भी 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 200। एंड कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करेगी। कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करेगी। ठीक, और उसके बाद तीसरी, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। इस कंपनी एक्ट में लगभग 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शन है। मान के चलिए ज्यादातर सेक्शन जो है पब्लिक कंपनी के लिए ही है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? कुछ प्राइवेट ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। और एक पब्लिक कंपनी मतलब जिसमें कौन इन्वॉल्व है? पब्लिक इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल किसके लिए बनाएगी? जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, कि कल को इस कंपनी ने कोई गड़बड़ की तो नुकसान किसका होगा? पब्लिक एट लार्ज। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और कंट्रोल कैसे करेंगे? एक्ट के थ्रू। प्राइवेट कंपनी अगर कल को थोड़ी बहुत कोई गड़बड़ भी करती है तो नुकसान किसका होगा? एक प्राइवेट ग्रुप का। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होते ही नहीं। यानी प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस क्या रहते? थोड़े कम रहते हैं। क्लियर? अब हर कोई बंदा क्या बनना चाहेगा? प्राइवेट, कि हमारे ऊपर कंप्लायंसेस क्या रहे? कम रहे। तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, यानी कि एमसी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं सर कंपनी बनानी है। आरओसी पूछता है बताओ कौन सी कंपनी बनानी, प्राइवेट या पब्लिक? कहते ज्यादा फायदा किसमें है? कहते प्राइवेट में कंप्लायंसेस थोड़े कम रहते हैं, पब्लिक में कंप्लायंसेस ज्यादा रहता है, तो प्राइवेट बना दो। कहता प्राइवेट में फिर 3 रिस्ट्रिक्शन रहेगी, तुम्हारे मेंबर कभी भी 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? हम कुछ लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और बिजनेस करेंगे। तो कुछ लोग कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। क्या ये जो 200 लोग हैं ये पब्लिक में नहीं आते? क्या आप और मैं पब्लिक में नहीं है? बट एक तो सर्कल खींचना पड़ेगा ना।
ऐसे तो हर कोई बंदा किस में, पब्लिक में है। तो हमने एक दायरा खींचा 200 बंदों का। किसी जमाने में ये 50 बंदों का हुआ करता था। जब कंपनी एक 1956 होता था तब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते थे, 50। बट ये रूल काफी टाइम होगा चेंज हुए। 200 बंदे, आप लोग जो एक दूसरे को जानते पहचानते हो, मैक्सिमम कितने बंदे, 200 बंदे। 200 बंदे ही आपकी प्राइवेट कंपनी में क्या हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। वो बंदे जिनसे आप पैसे ले सकते हो। पॉइंट क्लियर। प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते। क्या सर प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं कर सकते? कहते बेटा प्रोस्पेक्टस किस लिए इश्यू होता है, पब्लिक को शेयर इश्यू करने के लिए, पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करने के लिए। पब्लिक के पास आपको जाना ही नहीं है। आप तो कह रहे हो ना कि हम मैक्सिमम 200 बंदे हैं, उन्हीं से पैसा लेके हम बिजनेस करेंगे। तो भाई साहब आपको बाहर नहीं जाना फिर इस दायरे से। ये 200 बंदों का जो हमने सर्कल खींचा है ना, इससे बाहर नहीं जाना आपको। क्लियर? ओके। ऐसा करें कि हम अपने कुछ मेंबर को शेयर दे देते हैं और फिर वो जाकर बाहर बेच के उससे पैसा ले आएगा और वो कंपनी यूज कर लेगी। तो ना बेटा, आपके शेयर जो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी याद है कल वाले में? आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप अपने शेयर जिसको चाहे उसको बेचो। एक बार फिर से, सबसे पहली कंडीशन यहां से शुरू करते हैं। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है? नहीं सर, शेयर तो ट्रांसफरेबल होंगे, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू एग्जिस्टिंग मेंबर और रिलेटिव। रिलेटिव कौन सा? अंडर सेक्शन 2 क्लोज 77 वाले ओनली। शेयर जो है वो या तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ट्रांसफर होंगे या फिर आप किसको बेच सकते हो, रिलेटिव को, और बाहर वाले बंदे को नहीं। क्लियर? उसके बाद ये 200 बंदे जो है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है जी। ये वो 200 बंदे हैं जो कंपनी को क्या दे रहे हैं, पैसा देंगे। मतलब आप मैक्सिमम कितने बंदों से पैसा ले सकते हो, 200 बंदों से। ठीक? तो ये 200 बंदों में आपकी कंपनी के इंप्लॉइज या एक्स इंप्लॉइज, एक्स इंप्लॉइज मतलब जो जॉब छोड़ के जा चुके हैं, हु बिकम या हु बिकेम मेंबर, जो कंपनी के मेंबर बने हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। इंप्लॉई या एक्स इंप्लॉई जो कंपनी के मेंबर बने हैं इंप्लॉयमेंट की वजह से। एग्जांपल ले, स्वेट इक्विटी शेयर्स। आप कंपनी के इंप्लॉई हो, बहुत मेहनत करते हो, कंपनी को फायदा दिया आपने अपनी वर्किंग से, तो कंपनी आपको शेयर फ्री में भी दे सकती है। कह रही है इंप्लॉई अच्छा इसको जाने नहीं देना, इसको कंपनी के शेयर दे दो। फॉर एग्जांपल 1% शेयर दे दिया, तो जब भी अब वो अच्छा काम करेगा तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो बताओ कंपनी छोड़ के क्यों जाएगा, जब वो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन गया, पार्टनर बन गया। तो पॉइंट क्लियर? तो ये बताओ क्या इन्होंने कंपनी को फंड दिया, उनको ये शेयर क्यों मिले? बाय वर्च्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। वर्च्यू मतलब वजह, किस वजह से मिले? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है? तो वो इस 200 की लिमिट में नहीं आएंगे। क्या मैं ये कह रहा हूं कंपनी का मेंबर नहीं है? वो कंपनी का मेंबर है, उसको डिविडेंड भी मिलेगा, उसको वोटिंग राइट भी मिलेगा, वो जनरल मीटिंग भी अटेंड करेगा, सारे काम करेगा, बट वो ये 200 की लिमिट में नहीं आएगा। इसका लॉजिक कि फॉर एग्जांपल हम एक 52 सीटर बस की बात करते हैं। 52 सीटर बस है, अगर तुम इसमें सीट काउंट करोगे तो 52 नहीं होती, 54 होती है, एक ड्राइवर की और एक कंडक्टर की। तो फिर 52 सीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फंड जनरेट नहीं करती 2 सीट। उस पर ड्राइवर और जब कंडक्टर बैठता है तो क्या वो टिकट के पैसा देता है? नहीं सर। इसलिए इसको कितनी कहा जाता है? 52 सीटर कि 200 टोटल 52 सीट्स है। इनसे फंड रेज होता है। हरियाणा रोडवेज की बात नहीं कर रहा, उसमें 400 भी घुसा देते हैं। उनका बस चले तो बंदों के ऊपर तय लगा दे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 52 सीटर बेस का मतलब क्या है? इसमें मैक्सिमम 52 बंदे बिठाएंगे जिनसे क्या आएगा? फंड आएगा। क्लियर है? तो सेम यही चीज है कि अगर मैं कंपनी का इंप्लॉई हूं, मैंने अच्छा काम किया और कंपनी ने मुझे शेयर मेरी इंप्लॉयमेंट की वजह से खुश होकर दे दिए, तो क्या मैंने कंपनी को फंड दिया?
तो भाई साहब ये 200 की लिमिट में क्यों काउंट कर रहे हो? ये 200 बंदे तो वो है ना जिससे कंपनी पैसा ले सकती है, तो इस सीट को भर क्यों रहे हो? सही बात है। अगर मान लीजिए सर एक एम्प्लॉई है कंपनी का, उसे लगता है कंपनी में अच्छी ग्रोथ है और उसने 10 लाख के शेयर खरीद लिए कंपनी से, तो बताओ वो 200 की लिमिट में आएगा नहीं आएगा? आएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे। अगर उनको शेयर उनकी इंप्लॉयमेंट की वजह से मिलते, तो अगर उसने शेयर खरीदे हैं तो एक नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह 200 की लिमिट में आएगा। ये पॉइंट क्लियर? इसी तरह जॉइंट शेयर होल्डर अगर है, जॉइंट शेयर होल्डर्स अगर हो, तो जॉइंट शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो ऐसे इश्यू नहीं करती 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर, ऐसे नहीं इश्यू करती। शेयर्स का एक लोट साइज होता है। लोट साइज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा 50 शेयर्स का लोट है, तो इसका मतलब जो भी बंदा शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा वो 50 के मल्टीपल में करेगा। या तो अप्लाई करेगा 50 शेयर्स के लिए, या 100 के लिए, या 150 के लिए, या 200 के लिए। ये नहीं कि कंपनी को जाएगा मुझे 170 शेयर दे दो ना, 170 नहीं सर, या तो 150 या फिर 200। दिस को लोट। लोट साइज क्या होगा कंपनी डिसाइड करती है। 10 शेयर का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी ने अपने शेयर का लोट साइज डिसाइड किया 100, और एक शेयर जो है वो है 1000 रुपीज का, तो मिनिमम आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 1 लाख। अब आप कहते हो यार कंपनी तो अच्छी है बट मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका दोस्त जो है वो भी कहता है मेरे पास भी 1 लाख नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो दोनों मिलकर ले लेते हैं। 50,000 तू लगा, 50,000 मैं लगाता हूं, दोनों मिलकर खरीद लेते हैं। हाँ, क्या ऐसा अलाउड है? हाँ अलाउड है। मैक्सिमम 4 बंदों की क्या हो सकती है? ज्वाइंट शेयर होल्डिंग हो सकती है। शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे आएगा बताओ? चारों के नाम पे लिखा होगा ज्वाइंट शेयर होल्डर 1, ज्वाइंट शेयर होल्डर 2, ज्वाइंट शेयर होल्डर 3, ज्वाइंट शेयर होल्डर 4। ठीक है, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर को मुझे बताओ 200 की लिमिट के लिए कितने काउंट करूं? मान लीजिए एक शेयर सर्टिफिकेट है, उस पर 2 ज्वाइंट शेयर होल्डर है, एक ही काउंट होगा ना। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज 1 मेंबर। क्लियर है? ये सारा पॉइंट हो गया प्राइवेट कंपनी का। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो क्या होगी? पब्लिक होगी। ऑब्वियस सी बात है सर। इसी के नीचे 2 लाइनें छोड़ने के बाद मान लीजिए सर ये कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी, और एक कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा मुझे बताइए बी एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? बी एक प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट सर, नाम में ही प्राइवेट है। ए जो है वो प्राइवेट है पब्लिक है? पब्लिक। किसी माइंड में कंफ्यूजन तो नहीं है सर? प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड होना कंपलसरी होता है। अगर किसी के नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं है तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? तो अगर इस ए लिमिटेड के अंदर प्राइवेट वर्ड नहीं है तो इसका मतलब कौन सी कंपनी है? पब्लिक। पब्लिक है इसका मतलब इसके अंदर किसका पैसा लगा हुआ है? इसके अंदर फंडिंग किसकी है? पब्लिक की। ए लिमिटेड की फंडिंग कहां से हो रही है? पब्लिक से हो रही है। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? यस सर। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हर वो काम जो एक पर्सन कर सकता है इट कैन बी डन बाय अ कंपनी। तो जिस तरह एक आदमी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तो इसने इसकी मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर की हुई है। मतलब वोटिंग पावर बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल कह लो आप। तो
तो ये जो बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलने लगते हैं? सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। सब्सिडरी का मतलब जो किसी के नीचे काम करता है। और ये क्या होगी टेक्निकली अगर इसको बोले तो? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग का मतलब कंट्रोलिंग, होल्डिंग ऑफ बी। ठीक है, तो ये सब्सिडरी और ये होल्डिंग बन गई। दोबारा समझिए, होल्ड करना मतलब कंट्रोल। अगर मैं कहता हूं कि मेरा किसी के ऊपर होल्ड है, तो इसका मतलब मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। किसी भी कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है, नॉर्मली कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। का डिसीजन अगर बड़ा हो तो शेयर होल्डर से पूछा जाता है। एक मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 1000 शेयर होल्डर है, तो सर क्या सभी शेयर होल्डर को कन्विंस कर पाना पॉसिबल है किसी काम को करने के लिए? नहीं सर, कोई ना कोई नो भी कहेगा, कोई ना कोई यस भी कहेगा। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है परमिशन लेने के लिए कि ये काम करना चाहते हैं, बताओ आप परमिशन दोगे तो करेंगे काम, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। ठीक है, मैं एक बार साइड में वैसे ही बता रहा हूं, यहां पर इसी के नीचे। मीटिंग जो होती है कंपनी के अंदर 3 तरह की होती है। किसी भी कंपनी में 3 तरह की मीटिंग होती है। मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ अदर्स। मेंबर्स की मीटिंग को हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। घर का नाम जीएम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। घर का नाम बीएम। अदर्स का मतलब कौन है? हर वो बंदा जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, वो कौन है? अदर है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एग्जाम्पल क्रेडिटर, एग्जाम्पल डिवेंचर होल्डर। इनकी भी मीटिंग होती है। इनकी मीटिंग को हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग। घर का नाम सीएम। ठीक है, जैसे क्लास मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्लास मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, क्लास मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, इनकी भी मीटिंग होती है। ठीक है, ओके। जनरल मीटिंग जो होती है वो 2 होती है। एक होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग और क्लास मीटिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है। बोर्ड मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग होती है। नाम से ही पता लग रहा है एनुअल जनरल मीटिंग कि साल में ये एक मीटिंग तो होगी ही होगी। एनुअल मतलब हर साल, ये हर साल होती है, कंपल्सरी है। इसके अलावा जो भी जनरल मीटिंग बुलाओगे आप, वो क्या होगी? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर जो है उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। अब कंपनी को डायरेक्टर तो चाहिए ना, तो फिर शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे कि भैया आ जाओ। शेयर होल्डर कहते हैं क्या हुआ? एजीएम बुला रहे हो? एजीएम पिछले अभी 4 महीने पहले तो एजीएम हुई है। कहते सर ईजीएम बुला रहे, किस लिए? एक डायरेक्टर मर गया, तो हम कौन से तांत्रिक है जो उसमें जान फूक देंगे? कहता नहीं सर, परमिशन लेके नया डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। कंपनी को डायरेक्टर तो चाहिए, आप जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा काम? बात तो तुम्हारी ठीक है। तो मेंबर्स को बुला लिया। तो ये कौन सी मीटिंग है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर? इसके अलावा तीसरी कोई मीटिंग नहीं होती जी। ठीक है, जनरल मीटिंग के अंदर इतने सारे मेंबर आते हैं सर, सबके सामने वो काम रखा जाता है जिस काम के लिए आपको बुलाया गया, जिस काम के लिए हम आपकी अप्रूवल मांग रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन या प्रपोजल। ठीक है, ये प्रपोजल है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं आओ सर, ये प्रपोजल है। कहते हमें क्यों बुलाया? इस प्रपोजल पर आप अपनी यस या नो दीजिए। ठीक है, 2 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन
घर का नाम OR और एक स्पेशल रिजोल्यूशन, घर का नाम SR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब मोर देन 50% मेंबर्स ने अगर यस कह दी तो ये काम होगा। मान लीजिए मीटिंग में 1000 मेंबर्स थे, 505 मेंबर्स ने यस कह दिया ये काम होना चाहिए, और 495 बंदे कह रहे नो, तो बताओ ये काम होगा या नहीं होगा? होगा। इसे कहा जाता है OR पास हो गया। और SR का मतलब क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? 75% और मोर वोटिंग चाहिए वो काम करने के लिए। मतलब SR पास करना था सर, प्रपोजल आपके सामने रखा, 1000 मेंबर में से 700 मेंबर ने यस कह दिया और 300 मेंबर्स ने कहा नो, तो बताइए क्या SR पास हुआ? नहीं हुआ। हालांकि मेजोरिटी यस कह रही है, बट फिर भी नहीं सर। किस केस में OR पास होगा, किस केस में SR पास होगा, ये कंपनी डिसाइड नहीं करती। इट इज मेंशन्ड इन दी एक्ट। ये बात एक्ट में मेंशन्ड है, किस काम के लिए OR पास होगा, किस काम के लिए SR, और किस काम के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में एक ही रिजोल्यूशन पास होता है, कौन सा? बोर्ड रिजोल्यूशन। घर का नाम BR, सिंपल मेजोरिटी। BR का मतलब क्या है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब कितने डायरेक्टर है? 5, 5 में से 3 ने कह दिया यस तो यस, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, 5 डायरेक्टर, 5 में से 3 ने कह दिया यस तो काम होगा, 5 में 3 ने मना कर दिया तो काम नहीं होगा। क्लास मीटिंग में भी OR और SR ही होते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में कहीं भी क्लास मीटिंग का नाम ही नहीं आएगा। क्लास मीटिंग में OR और SR होते हैं। ठीक है, OR का मतलब मोर देन 50% बंदे अगर यस कहते तो काम होगा, और अगर SR की बात करें तो 75% और मोर अगर बंदे यस कहते तो वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या चीज? अभी समझाया था, सो रहा था। OR पास करना है या SR पास करना है, कहां मेंशन्ड है? कंपनी एक्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, क्लास मीटिंग का ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, फिर समझा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ये समझो कि क्लास मीटिंग है ही नहीं। ठीक, क्योंकि अभी समझाने बैठ गए ना तो थोड़ा दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको। ये पॉइंट हो गया? आओ जी, तो बताइए A लिमिटेड कंपनी ने B प्राइवेट लिमिटेड के 50% से वोटिंग राइट एक्वायर कर ली, 50% से ज्यादा का वोटिंग राइट एक्वायर कर लिया। तो अब B लिमिटेड कंपनी में, B प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? A, क्योंकि जो भी बड़ा काम करना है उसके लिए OR पास करना है। OR का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा बंदों की यस होनी चाहिए। मेरे पास है 50% से ज्यादा शेयर, तो मैंने अगर यस कह दी तो काम होगा, और मैंने अगर कह दी नो तो काम नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही सर, मान लीजिए किसी काम के लिए SR पास करना है तो अगर मैंने ना कह दी तो काम हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये कंपनी किसके कंट्रोल में चलेगी? मेरे कंट्रोल में चलेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी विच हैज होल्ड ऑन एंड अदर कंपनी, एंड B प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक, जो नीचे काम करेगी, कंट्रोल में है किसी के। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए, तो क्या मैं होल्डिंग हूं? अरे भाई, यहां पर कंपनी की बात चल रही है, आप कंपनी थोड़ी हो, आप तो नेचुरल पर्सन हो। एक नेचुरल पर्सन होल्डिंग थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं कि अगर आपके पास मेजोरिटी और शेयर है किसी कंपनी के, ऑब्वियस सी बात है आपकी चलेगी उस कंपनी में। यू आर नॉट होल्डिंग कंपनी, यू आर प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? जिसकी कंपनी में चलती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या करता है? ऑर्डर दे सकता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके ऑर्डर मानने के लिए मजबूर होंगे। क्लियर? आइए जी, पब्लिक ने पैसा लगाया इस कंपनी में, और इस कंपनी ने पैसा कहां रूट कर दिया? दूसरी कंपनी में। इनडायरेक्टली अगर देखें तो इस कंपनी में किसका पैसा लग गया?
पब्लिक का पैसा लग गया। इसने ए को दिया, ए ने किस में लगा दिया वो पैसा? बी। तो भाई साहब आप अब प्राइवेट नहीं रहोगे। हर वो सेक्शन जो पब्लिक कंपनी के लिए है अब वो आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। मतलब सर, मतलब ये एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो तो पब्लिक है ही है, एंड अ प्राइवेट कंपनी which is the subsidiary of a public company or public company। एक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, एक कंपनी जो प्राइवेट है बट सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। गुड। आगे चले। नए पेज पर आ जाना। सर आपने एक वर्ड लिखा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, क्या हुआ? प्राइवेट कंपनी ना 200 बंदा किसी को बेचो, क्या चीज? बाइक पे पूछो एक बार क्वेश्चन ये। सर एक प्राइवेट कंपनी है जो वो 200 से ज्यादा मेंबर तो नहीं रख सकती, लेकिन जब एक कंपनी उसको होल्ड कर लेगी तो उसके जो मेंबर्स है पब्लिक कंपनी के वो भी तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे इनडायरेक्टली। हाँ। तो ज्यादा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो जी, इनका क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी के अंदर 190 मेंबर्स है, ठीक है, और एक पब्लिक कंपनी है उसमें 1000 मेंबर है। तो वो जो प्राइवेट कंपनी है उसको वो अगर उसके शेयर खरीद लेती है, प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल कर लेती है, 50% से ज्यादा उस प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लेती है, तो फिर तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर जो है वो कितने हो गए? 1000 प्लस 190 नहीं हो गए? बोलो, शेयर किसने खरीदे हैं? पब्लिक कंपनी ने। मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी, तो शेयर पब्लिक कंपनी ने खरीदे हैं, उसके मेंबर्स ने नहीं खरीदे। तो पब्लिक कंपनी कितनी मेंबर मानी जाएगी? एक। तो उस प्राइवेट कंपनी के टोटल मेंबर कितने हुए? 191 हुए। सर कन्वर्ट होने के बाद जो आप कह रहे हो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है वो, हाँ, उसके बाद तो सर वो मेंबर्स के बढ़ सकते हैं ना? नहीं, उसके बाद नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उस कंपनी के आर्टिकल ऑफिस में भी क्या लिख रखा होगा कि हमारे मेंबर 200 से ज्यादा नहीं होंगे। और जो वर्ड आपने यूज किया कि कन्वर्ट हो, कन्वर्ट नहीं हुई है, उस पर प्रोविजन कौन से लगेंगे? पब्लिक कंपनी के। कन्वर्ट नहीं हुई है अभी भी, वो प्राइवेट ही रहेगी। ठीक है, बट अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन कौन से होंगे? पब्लिक के। एक क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये है कि सर मान लीजिए उल्टा हो जाए तो, कि एक पब्लिक कंपनी है उसके 50% से ज्यादा शेयर एक प्राइवेट कंपनी ने होल्ड कर लिए, तो क्या वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन जाएगी? किसी के माइंड में है कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता? हो सकता है कि एक पब्लिक कंपनी के शेयर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी होल्ड कर ले, पॉसिबल है। 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर ले तो 50% ज्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकते? पॉसिबल है, कर लेंगे। पैसे ही तो चाहिए कंपनी को, पैसे दिए शेयर खरीद लिए। बट एक बात है, क्या अगर 50% से ज्यादा शेयर खरीदने पर उस पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑटोमेटिकली वो 3 कंडीशन लग जाएगी जो प्राइवेट कंपनी के अंदर है? हम प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन हो। अगर मैंने एक पब्लिक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए और मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, तो क्या उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3 रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी? नहीं आएंगी। तो जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये तीनों रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो प्राइवेट है ही नहीं, वो है ही पब्लिक। तो सर इसको क्यों बना दिया था? इसको क्यों बना दिया? ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी कंडीशन है, एक पब्लिक कंपनी ने शेयर होल्ड कर लिए, तो क्या ये सारी कंडीशन हट गई? कंडीशन तो अभी भी है। तो इसको पब्लिक क्यों माना? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है बेटे। इसकी डेफिनेशन में मेंशन इसीलिए तो किया है स्पेसिफिकली कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आपके शेयर 50% से ज्यादा किसने होल्ड कर रखे हैं? पब्लिक कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं, तो आपका स्टेटस भी प्राइवेट का नहीं रहेगा।
ये वाली बात ऊपर नहीं लिख रखी प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन में। पॉइंट क्लियर? चलिए, अब नया वर्ड आया यहां पर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी, सपोज करो ये एच लिमिटेड कंपनी है, कहा जाएगा कि आप होल्डिंग कंपनी हो एस लिमिटेड कंपनी के। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर लो। अच्छा, वोटिंग पावर किसके पास होती है बताओ? वोटिंग पावर होती है इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पास। जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और जनरल मीटिंग में क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। क्लियर? सर इसका मतलब तो सिर्फ उसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो सकती है। इसको मैं एक बार लिख देता हूं, ये क्या हुई? होल्डिंग कंपनी, और ये क्या हुई? सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब साफ है, जिसकी होल्डिंग कंपनी उसी की होगी जिस कंपनी की शेयर कैपिटल हो। मतलब एस लिमिटेड कंपनी क्या है? हैविंग शेयर कैपिटल। और जिस कंपनी की शेयर कैपिटल ना हो तो बोलो। अब मान लो ये एस लिमिटेड कंपनी जो इसकी शेयर कैपिटल ना हो, ऐसा हो सकता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल ही नहीं है? हो सकता है ना सर? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक, तो यहां पर एक और तरीका दे दिया, कंट्रोल ओवर द composition of board of directors of S लिमिटेड। दो तरीके हैं किसी को अपना सब्सिडरी बनाने का। नंबर 1, उसकी 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई काम होगा तो वोट पड़ेंगे। 50% से ज्यादा वोट आपके पास है तो आप यस कहोगे तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ गया कंट्रोल। दूसरा तरीका क्या है? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पर कंट्रोल कर लो कि कंपनी में काम कौन करेगा। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बिहाफ पर काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। और अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर लिया तो 2-3 बातें सर। सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। बोर्ड का मतलब ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। मैं डिसाइड करूंगा कि मेजोरिटी कौन होगी और कौन नहीं होगी। तो कहेंगे कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पर क्या है? कंट्रोल। कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्ट्रक्चर पर आपका कंट्रोल है। आप डिसाइड करोगे कौन डायरेक्टर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। दोबारा बताओ, पहला एग्जांपल इसका, H has power to appoint or remove majority of directors। अगर आपके पास पावर है कि आप एस लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो या अपॉइंट कर सकते हो, तो कहा जाएगा आपका उस कंपनी के डायरेक्टर की कंपोजिशन पर कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर कितने हैं? 5। आपके पास पावर है कि 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर जो है वो आप अपॉइंट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो मान लीजिए मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मैंने आप लोगों को अपॉइंट किया हुआ है और मैं कहता हूं इस कंपनी के अंदर एक काम करो, ये काम कीजिए जाए। डायरेक्टर कहते हैं नहीं सर हमें तो ठीक नहीं लग रहा, खड़ा हो बाहर निकल। मेरे पास पावर है, मैं आपको क्या कर सकता हूं? बाहर निकाल सकता हूं।
तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। और जो डायरेक्टर कहेगा वो कंपनी को करना पड़ेगा। हाँ जी, पावर कैसे आएगी सर? शेयर कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो है। शेयर कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो है। कैपिटल के बेस पे क्या आ गई? पावर आ गई। ठीक है, किसी भी तरीके से। इसी का ही सेकंड एग्जांपल। ठीक है सर, आप कह रहे हो अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं या रिमूव कर सकता हूं तो मैं होल्डिंग कंपनी हूं। दूसरा तरीका, सर आप अपॉइंट करो, सब्सिडी को कह दिया आप ही अपॉइंट करो डायरेक्टर। ठीक है, बस मेरी एक कंडीशन है। कहता क्या? बंदे मैं भेजूंगा जिनमें से आपको डायरेक्टर क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, एच कैन नॉमिनेट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। नॉमिनेट करना मतलब नाम देना, कि मैं नाम दूंगा और आपको यह डिसाइड करना है कि इसको रखना है या नहीं रखना। बंदा तो आपका ही हुआ भाई साहब। ठीक बात है, तो बात तो वही आ गई, आपने अपॉइंट किया, आपने भेज दिया, अपॉइंट हमने किया, बंदा तो आपका ही हुआ। तीसरा, कहते ये बात भी नहीं जची। कहते ले तीसरा तरीका ले, आप ही चूज करो, आप ही नॉमिनेट करो और आप ही अपॉइंट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी एक शर्त है। कहते क्या? द डायरेक्टर, एच ने कंडीशन लगाई, एच कैन इंपोज करना मतलब लगाना, एच कैन इंपोज कंडीशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जाम्पल, द डायरेक्टर of S shall be the employee of H। कि सर ठीक है, नॉमिनेट भी आप कर लो, अपॉइंट भी आप कर लो, मेरी तो एक कंडीशन है कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर हमारी कंपनी का इंप्लॉई होना जरूरी है। तो आपकी कंपनी का इंप्लॉई होगा तो वो किसके कहने पे काम करेगा? आपके कहने पर। और उसको हमारी कंपनी का क्या बना दिया? डायरेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने इंप्लॉई को ऑर्डर दो, अगर वो हमें ऑर्डर देगा मतलब कंपनी को चलाएगा, तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन पे क्या है? कंट्रोल है। ठीक है, इसी के अंदर एक बात और लिख दी, मोर देन 50% वोटिंग पावर आपके पास है। कहता हाँ, ठीक है, मोर देन 50% वोटिंग पावर कैसे है? ईदर बाय द होल्डिंग कंपनी, या तो होल्डिंग कंपनी के पास है, और थ्रू वन और मोर सब्सिडरी। या फिर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी के थ्रू। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, कंफ्यूज रहो अभी। इसी के अंदर लिख रखा है, अगर कोई सब्सिडरी की सब्सिडरी है, सपोज S1 लिमिटेड कंपनी, ठीक है, सपोज करो 60% इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो किसके पास है? S के पास है। तो ये किसकी सब्सिडरी हुई? सब्सिडरी ऑफ S। देखो अब ध्यान से, H किसको कंट्रोल करेगा? S। S किसको कंट्रोल करेगा? अल्टीमेटली S1 इज कंट्रोल्ड बाय H। तो भाई साहब यहां पर कहा जाएगा कि किसकी सब्सिडरी है? ये H की भी सब्सिडरी है। इस एग्जाम्पल में कितनी होल्डिंग कंपनी दिख रही है आपको? 2। H किसकी होल्डिंग है? S1 और S की। और S किसकी होल्डिंग है? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है? अल्टीमेट मतलब फाइनली जो दोनों का H। तो H को क्या कहा जाएगा? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। अभी ये वाली लाइन का एग्जांपल लेता हूं मैं।
इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जी, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, किसी जमाने में यहां पर वोटिंग पावर की जगह शेयर कैपिटल लिखा हुआ, तो टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल, और फिर शेयर कैपिटल का मतलब बता रखा था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वो हटके अब क्या हो गया है, वोटिंग पावर हो गया है। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल करते हैं हम। एक कंपनी है एच लिमिटेड कंपनी, और एक कंपनी है S1 लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी है S2 लिमिटेड कंपनी। इस एग्जाम्पल में बताइए एच की कितनी सब्सिडरी है, 2, ठीक है, एक तो S1 और एक S2। S1 की कितनी सब्सिडरी है, ठीक, मैं लिख देता हूं, मोर देन 50% वोटिंग, और इसकी भी मोर देन 50% वोटिंग जो है वो S1 के पास है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये पहला एग्जांपल हुआ। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं कि H1 क्या है, होल्डिंग है, होल्डिंग ऑफ S1 एंड S2, और S1 इज द सब्सिडरी ऑफ H एंड होल्डिंग ऑफ S2, और यहां पर क्या है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ S1 एंड H। कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था। एग्जांपल 2 ये चेंज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अभी ये। H लिमिटेड कंपनी, S1 लिमिटेड कंपनी, मोर देन 50% वोटिंग जो है वो H के पास है। इन शॉर्ट H लिमिटेड कंपनी इज द होल्डिंग ऑफ S1, ठीक है, एंड ये जो है ये क्या है, सब्सिडरी ऑफ H। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी और है S2 लिमिटेड कंपनी, H लिमिटेड कंपनी के पास में इसकी 30% वोटिंग है। बताइए क्या H लिमिटेड जो है वो S2 लिमिटेड की होल्डिंग है? नहीं सर, होल्डिंग के लिए मोर देन 50% होल्डिंग होनी जरूरी है, वोटिंग पावर होनी जरूरी है, ये तो 30% ही है। S1 लिमिटेड के पास में 30% वोटिंग राइट है। क्या S1 S2 की होल्डिंग है? बोलो, नहीं है। बट ध्यान से देखो H के पास में कितनी वोटिंग पावर आ गई, 60% आ गई। 30% डायरेक्टली और 30% थ्रू इट्स सब्सिडरी। समझ में आया? तो यहां पर देखो H लिमिटेड के पास में कितनी शेयर होल्डिंग है, 30% डायरेक्ट एंड 30% थ्रू सब्सिडरी। तो कितनी हो गई, 60% वोटिंग हो गई। और जबकि सब्सिडी बनाने के लिए कितना चाहिए, मोर देन 50, हो गया मोर देन 50। तो S2 बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ H। क्या ये S1 की भी सब्सिडरी हो गई? नहीं हुई। किसकी हुई? H की। क्लियर? एक एग्जांपल और कर लेते हैं। H लिमिटेड कंपनी है, S1 लिमिटेड कंपनी, और एक कंपनी और है S2 लिमिटेड कंपनी। ये दोनों ही सब्सिडरी है। सब्सिडरी ऑफ H।
ये भी सब्सिडरी ऑफ एच है, दोनों ही सब्सिडरी है। ठीक है, ओके। एक कंपनी और है S3 लिमिटेड, एच लिमिटेड कंपनी के पास में इसकी 20% वोटिंग है जी। S1 के पास इसकी 20% वोटिंग है और S2 के पास इसकी 20% वोटिंग है। बताइए H के पास टोटल वोटिंग कितनी आ गई? 20% डायरेक्ट, 20% थ्रू S1 एंड 20% थ्रू टोटल कितनी हो गई? विच इज मोर देन, तो ये क्या बन गई? ऊपर दोबारा देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, ईदर बाय द होल्डिंग कंपनी और थ्रू वन और मोर सब्सिडरी। एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी के थ्रू भी अगर उसकी 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर लिया तो भी वो आपकी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। बताइए जी, एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए 50-50 हो दो तो होल्डिंग नहीं है, किसी की नहीं चलेगी, होल्डिंग की चलेगी। होल्डिंग कोई है नहीं। आप सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी दो कंपनियों ने 50-50% शेयर होल्डिंग ले ली, बताओ किसकी चलेगी? बस कर दो, अपना नुकसान कर लो, पैसे देके शेयर खरीदे ना, कुएं में कूदो। नेक्स्ट कंपनी है एसोसिएटेड कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? गुलाम, नीचे काम करने वाला। अगर कोई कंपनी सपोज करो ए लिमिटेड कंपनी है, किसी दूसरी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल होल्डिंग रखती है, having substantial interest, तो कहा जाएगा कि आप दोनों एसोसिएटेड कंपनी हो। एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएट होना मतलब साथ होना। दो बातें, सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब वो नहीं कि हमने किसी को लोन दिया और बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट का मतलब बेनिफिट या फायदा। इंटरेस्ट, स्टेक, हिस्सा। आपका उस कंपनी में हिस्सा है, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में क्या है? हिस्सा है। अब वर्ड आ गया सब्सटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल? बिग। सब्सटेंशियल का मतलब बिग, मेजर, छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बड़ा हिस्सा है। जहां जहां एक्ट में सब्सटेंशियल वर्ड आता है वहां वहां एक्ट में सब्सटेंशियल वर्ड को डिफाइन भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंशियल वर्ड आ गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। 10 सेक्शन में मान लो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वर्ड आ गया, तो उन 10 के 10 सेक्शन में लिखा होगा कि सब्सटेंशियल का मतलब यहां पर क्या है। क्योंकि सब्सटेंशियल तो 1% भी हो सकता है कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 1% शेयर है तो इसका मतलब भाई साहब आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी के। अब आपको लगा 1% तो क्या है यार, 1% तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, राकेश झुनझुन वाले ने टाटा मोटर के शेयर खरीदे थे 5,000 करोड़ के, कितने % शेयर होल्डिंग मिली थी? लगभग 1% के आसपास। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो। ठीक है, तो 1% तो बहुत ज्यादा है। कई जगह 1% सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग होगी, कई जगह 2%, कई जगह 10%, कई जगह 50%, कुछ भी हो सकता है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? नॉट लेस देन
नॉट लेस देन 20%, but and not more than नॉट मोर देन 50%, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया तो आप तो होल्डिंग बन जाओगे, फिर आप साथी का हो, फिर तो आप उसके मालिक हो। सर 50% से ज्यादा तो नहीं है, बट कम भी नहीं है। 20% से 20% या 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो अच्छा खासा हिस्सा है मेरा उसके अंदर, तो आप उसके मालिक तो नहीं हो, हाँ एसोसिएटेड उसके साथ जुड़े हुए हो, आप उसके साथ हो। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी का क्या रोल रहता है, ये सेक्शन आपके आगे आएंगे। एसोसिएटेड कंपनी के सेक्शन क्या आएंगे आगे, अभी तो डिफाइन कर रखा है कि एसोसिएटेड कंपनी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे एक डेफिनेशन और दे रखी है, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, ठीक है। और साथ में ही लिखा हुआ है ये जो कंपनी है, मतलब सिंपल सी बात है, कौन सी कंपनी बची भाई? प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और ये किसी की होल्डिंग कंपनी या किसी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है। दैट मीन्स स्टैंड अलोन कंपनी है, स्टैंड अलोन प्राइवेट कंपनी। स्टैंड अलोन प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। जिसका टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी जरूरी है, और उसकी पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन ₹50 लाख, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर सकती है, और इस लिमिट को बढ़ा के 100 करोड़ कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। यहां पर लिख देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज द लिमिट, ठीक है। हालांकि अभी तक की लिमिट बढ़ाई नहीं गई है, प्रेजेंटली ये लिमिट कितनी है? इतनी ही है, अभी बढ़ाई नहीं। ज्यादा, इससे ज्यादा अगर हो गई लिमिट तो फिर वो स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं रहेगी। अब ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देनी क्यों जरूरी है? जैसे जैसे आप आगे एक्ट में बढ़ोगे तो कई जगह स्मॉल कंपनी का नाम आएगा। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक स्मॉल कंपनी की ऑडिट जब भी होती है तो उसकी ऑडिट सीलिंग में काउंट नहीं होती। सीलिंग क्या होती है? लिमिट। मैं सीए हूं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक साल में मैं मैक्सिमम 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता हूं। ये रूल है कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन 141 के अंदर आएगा कि एक सीए मैक्सिमम कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है? 20। स्मॉल कंपनी की ऑडिट इस लिमिट में काउंट नहीं होती। तो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या, वो भी बता दो भाई साहब। स्मॉल कंपनी का मतलब ये है, ठीक है, जितनी चाहे उतनी, ठीक है। और भी गवर्नमेंट आके बेनिफिट निकालती है बहुत ज्यादा, कि मान लो कोई चार्जेस वगैरह है, फाइलिंग, जब हम एनुअल फाइलिंग वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर स्मॉल कंपनी वगैरह को हम छूट देते हैं, गवर्नमेंट छूट देती है। छोटी कंपनी यार, इसके पास कहां इतने पैसे होंगे, तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह या फाइलिंग फीस वगैरह छूट होती है। तो हर कोई बंदा क्या कह देगा, हर कोई कंपनी क्या कह देगी, हम तो सर स्मॉल कंपनी है, हमारी भी छूट दो। तो स्मॉल कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? टर्नओवर और पेड अप कैपिटल के बेस पर, ठीक। आप एक एग्जांपल लीजिए, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसका टर्नओवर, ध्यान से सुनना, एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसका टर्नओवर 180 लाख है,
जिसकी पेड अप 40 लाख है, तो बताइए क्या वो स्मॉल कंपनी है? नहीं है, कि वो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आती। एक प्राइवेट कंपनी जो किसी की होल्डिंग है या जो किसी की सब्सिडरी है, वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आती। एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी टर्नओवर 180 लाख है और उसकी पेड अप कैपिटल 60 लाख है, बताइए क्या वो स्मॉल कंपनी है? नहीं सर, दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। उसका टर्नओवर 180 है, पेड अप कैपिटल 40 लाख है, बताइए क्या वो स्मॉल कंपनी है? यस, वो स्मॉल कंपनी है। क्लियर? इसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, अ कंपनी which is controlled by या फिर 51% or more of paid up capital is held by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। एक ऐसी कंपनी जिसके 51% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ, ठीक? या फिर एक कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, या दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जिसकी 30% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 30% हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, तो बताओ गवर्नमेंट कंपनी हुई या नहीं हुई? यस सर, हो गई। सर एक कंपनी है जिसके 20% शेयर जो है हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, 20% दिल्ली गवर्नमेंट के पास है और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। इसी के साथ लिखा हुआ है अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एवरी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी कंपनी होती है वो सब क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। क्या मतलब? लो जी, मतलब समझो। ये है PQR लिमिटेड कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ दोनों ने मिलके 51% और मोर, 51% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने होल्ड कर रखे हैं जी। तो बताइए ये कंपनी क्या होगी? ये कंपनी हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। अब इस कंपनी के नाम में गवर्नमेंट वर्ड मिलेगा आपको, PQR गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी, ठीक? ताकि लोगों को देखते पता लग जाए कि भाई ये कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक बात है, ठीक बात है। सर एक कंपनी और है XYZ लिमिटेड कंपनी, और इस गवर्नमेंट कंपनी ने मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है जी। तो ये क्या बन गई भाई? ये तो बन गई होल्डिंग कंपनी, और ये क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी। तो भाई साहब जो ये गवर्नमेंट कंपनी है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। और ये आपको कंट्रोल कर रही है, अल्टीमेटली यू आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो भाई साहब आप भी क्या हो? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है सर, एक कंफ्यूजन हो रही है। यहां पर आप लिख रहे हो 51% और मोर, यहां पर लिख रहे हो 50%। होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन में 51% से ज्यादा, और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 51% और मोर। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके किसी कंपनी के 50.4% शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं सर, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि मिनिमम कितना है? 51% और मोर। ठीक बात है ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना है, यहां पर ये दोनों परसेंटेज अलग अलग ही है,
स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसएफसी। एफेड का नाम सुना है, चावल वगैरह खरीदते हैं किसानों से, स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है, बहुत सी कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां है। इंडियन रेलवे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है जी, ये भी हो गया। कौन कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएटेड कंपनी और हाँ स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अब अपनी रह गई ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। आओ जी, 1 पर्सन कंपनी, नए पेज पर आ जाना जी। हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी हो सकती है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही हो, वोटिंग पावर की जरूरत नहीं है उस केस में, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करे स्पेशल एक्ट से, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, और उसकी 50% से ज्यादा शेयर किसी और कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं तो वो उसकी होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी। अगर हम एक प्राइवेट कंपनी की बात करें और अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करें, जो अभी हमने पढ़ी, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, बताओ जी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 2, मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम मेंबर 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7, मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम की मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ओपीसी क्या होगी, जिसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 1। मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम डायरेक्टर जितने जाए आपकी मर्जी रख लो भैया। वैसे आपको बताता हूं एक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकती है, उससे ज्यादा डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट करने होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है। बट सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है, सीए फाइनल में आएगा वो। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने हो, 1 हो, और मिनिमम डायरेक्टर 1, ठीक बात है सर। मिनिमम डायरेक्टर 1, मतलब डायरेक्टर ज्यादा हो सकता है बट मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते, ओके। इट इज मच लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, कि एक सोल प्रोप्राइटर वो कहता है भाई साहब आपने जो प्राइवेट कंपनी बनाई है, पब्लिक कंपनी बनाई है, इट इज मच लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म, जिसकी आपने लायबिलिटी क्या कर दी, लिमिटेड कर दी। सर हमें भी तो ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कहता ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल और निकाल दिया, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने, 1, और हाँ आपकी लायबिलिटी भी क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, ठीक है सर। कुछ बातें, सबसे पहले ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। दूसरी बात, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरी बात, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक। माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से एज कम नहीं होनी चाहिए, ठीक बात। और मैक्सिमम 1 ओपीसी, ठीक है। एक बंदा जो है मैक्सिमम 1 ओपीसी में ही मेंबर हो सकता है। 2-3 बातें, नेचुरल पर्सन का मतलब समझ गए,
हार्ड मास का बंदा हमारी तरह, ठीक है। अगर ओपीसी बनानी है तो उसका एक नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। सर ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि नेचुरल पर्सन ही होगा ना। एक प्राइवेट कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी में एक कंपनी भी मेंबर हो सकती है। एक प्राइवेट कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी में एक कंपनी भी मेंबर हो सकती है। ओपीसी की मेंबर कभी भी एक कंपनी नहीं मिलेगी आपको। कौन होना चाहिए? एक नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। सर कंपनी बना लेते हैं, ओपीसी बना लेते हैं, उसके बाद पब्लिक किसी कंपनी को भी शेयर बेच देंगे? बेच ही नहीं सकते बेटा। क्यों नहीं बेच सकते? एक ही मेंबर हो सकता है, दूसरा मेंबर आएगा ही नहीं। ठीक बात है, ओके। सिटीजन ऑफ इंडिया होना और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना, या क्या ये दोनों एक ही बात है? नहीं सर, सिटीजनशिप आती है बाय बर्थ। आप इंडिया के अंदर पैदा हुए तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। उसके बाद आप चाहो कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, आप क्या रहोगे? सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो यूएस से शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो वहां की एक सिटीजन से शादी कर ली उसने। अब वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी है और उसको वहां की सिटीजनशिप भी मिली हुई है। दो जगह की सिटीजनशिप है उसके पास में, ठीक है। क्यों? सिंपल सी बात है, जो इंडिया में पैदा हुआ चाहे कहीं भी चला जाए, हरकतों से क्या रहेगा? इंडियन ही रहेगा। ये है सिटीजनशिप, ठीक है। वो वहां पर जाके यूएसए में जाके कोई कितना भी गोरा हो जाए, कितनी भी क्रीम लगा ले, कैसे भी कपड़े पहन ले, जब वो बीच पे जाता है ना, औरतें देखते ही बता देती है ये इंडियन है, ठीक है। हरकतें वो तो नहीं जाएगी ना भाई साहब। रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? अगर आपने पिछले एक साल में 182 डेज और मोर इंडिया में बिताए हैं तो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। 182 डेज और मोर रिजाइडिंग इन इंडिया, रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और अगर आपने इंडिया में पिछले एक साल में 182 डेज भी नहीं गुजारे इंडिया में, तो यू आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मेरा एक दोस्त है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, नेवी में है, तो पानी के जहाज पे ही रहते हैं। साल के 7 या 8 महीने कहाँ रहते हैं? पानी के जहाज पे रहते हैं। पानी का जहाज कहाँ रहते हैं? इंडिया से बाहर रहता है। कोस्टल एरिया होता है ना, उससे बाहर ही रहता है ना, वो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो इंडिया में तो है ही नहीं, वो आता ही कितना है वो इंडिया में? 4 या 5 महीने। तो क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है? हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में पैदा हुआ है, बट वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। उसे हम क्या बोल देंगे? NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी NRI का नाम आता है सरदार जी का नाम आ जाता है। क्यों सरदार जी? कनाडा, कनाडा पूरा किससे भरा हुआ है? पंजाबियों से भरा हुआ बड़ा भाई साहब। मिनी पंजाब कहते हैं कनाडा को। मिनी पंजाब क्यों? उल्टा कहते हैं आजकल तो। पंजाब को क्या बोलते हैं? मिनी कनाडा, इंडिया के अंदर। तो वो है तो इंडियन सिटीजन ना, बट क्या कहते हैं उनको? NRI, क्योंकि वो रहते इंडिया में नहीं है, इंडिया में कभी कभी आते हैं जी, ठीक है, ओके। जब भी आते हैं तो हम कहते हैं भाई साहब एक आईफोन ले आना, वहां सस्ता मिलता है ना, हाँ, आते हुए ले आना। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आज इतना काफी है, फिर कल करेंगे इसको।